हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है ये हमारा टॉपिक सेल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे सेल के बारे में तो सेल दो प्रकार की होती हैं। और सेल नंबर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक दूसरी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड थी। आपसे पूछा जाए किसी भी इक्वस साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो किस में कराएंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो यहाँ पर सेल जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। नंबर वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और आपको बता दें इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होती है और एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझना ध्यान से बच्चों। ये आपका रिडॉक्स चैप्टर 11वीं क्लास में भी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ऐसी सेल होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर रिएक्शन होती है। यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट देने पर, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर केमिकल चेंजिंग आती है, केमिकल रिएक्शन होती है बच्चा। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर केमिकल रिएक्शन होती कहाँ पर होती हैं? एनोड और कैथोड पर होती हैं। और जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, केमिकल रिएक्शन होगी यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जस्ट उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने पर केमिकल रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी देने पर केमिकल रिएक्शन हो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो ये तो हमने आपको बता दिया सेल दो प्रकार की है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है समझो बेटा ध्यान से। देखिए ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने देखा होगा, ये प्लस है एक माइनस है। प्लस वाले को यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों? एनोड कहते हैं। माइनस वाले को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 अगर स्टार्टिंग के वीडियो देखो तो उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था। और इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है, जिसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। अब इसके बीच में क्या पड़ा रहता है? इसके बीच में सोल्यूशन पड़ा रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जैसे इक्वस NaCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl इक्वस, या H2O होता है यानी वाटर होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होती है बच्चा। तो जैसे अब आपके सामने ये हम एग्जांपल बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आपको, रिवाइज करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है। तो देखो NaCl किस में टूट जाएगा बच्चों? Na प्लस में और Cl माइनस में। और वाटर, इसमें पानी मिला हुआ, पानी में हाई वोल्टेज करंट डालेंगे, वाटर किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी बच्चों एनोड और कैथोड पर। एनोड यहाँ प्लस का होता है, एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा? प्लस के पास माइनस आएगा, या Cl माइनस या OH माइनस आएगा। तो Cl माइनस का रिडक्स डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए Cl माइनस क्लोरीन निकाल देगा, और कौन सी चीज़ बनेगी यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो एनोड पर कौन सी चीज़ बन गई यहाँ पर? क्लोरीन गैस बन गई। इसी तरीके से कैथोड पर रिएक्शन होगी, तो कैथोड पर क्या बनेगा? कैथोड माइनस का होता है, माइनस के पास प्लस आएगा। देखो H प्लस Na प्लस में कौन आएगा? H प्लस आयन आएंगे, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो एनोड पर कौन सी गैस बनी यहाँ पर? ध्यान से देखें, यहाँ एनोड पर बनी क्लोरीन गैस, और कैथोड पर कौन सी गैस बनी? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी। तो इसका मतलब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में तो क्या हुआ? एनोड और कैथोड पर रिएक्शन हुई, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। इस तरीके से प्रोडक्ट प्राप्त हो गया एनोड और कैथोड पर। ये काम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। समझ में आ गया? अगर आपको याद नहीं है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ गए? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की कराते हैं, ये कौन सी सेल पढ़ा रहे हैं इस समय हम तुम्हें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हम आपसे कहें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की करेंगे तो क्या होता है? इसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, आपने एनोड लिया होगा, कैथोड लिया होगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे। इसमें क्या है? इसमें वाटर है,
तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दो भागों में यहाँ पर स्प्लिट होंगे H+ और OH- में हाई वोल्टेज देने पर। यहाँ पर 4 ले लीजिएगा, 4 लेने से क्या हो जाएगा इस तरीके से 4 OH- आएगा। यहाँ पर क्या होगा एनोड का होता है, जल्दी से बताइए, प्लस के पास माइनस आएगा, यहाँ पर चॉइस नहीं है तो यहाँ एक ही है, तो यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर नहीं करेंगे तो OH- आयन अपने में से क्या निकाल देगा, जल्दी से बताइए, ऑक्सीजन गैस और 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना, रिलीज होना, ऑक्सीडेशन हो गया, कौन सी गैस प्राप्त हो गई, ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीजन गैस। इसी तरीके से कैथोड पर क्या होता है बच्चों, कैथोड माइनस का होता है, तो माइनस के पास कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये कौन सी गैस मिलेगी यहाँ पर बेटा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस तरीके से इससे ये प्रूफ होता है, देखिए इसमें वाटर का ऑक्सीजन 1 मोल मिल रहा है, तो वाटर हाइड्रोजन के कितने मोल मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं। तो इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो आपने 11th में सम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा, तो वो हो गया कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है बाई वॉल्यूम। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सेल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सेल। तो बताओ बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस किस सेल में की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इसके ऊपर मैंने 4-5 मेरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए थे, लास्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग साल्ट। तब एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये ऑलरेडी बता चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में देखिएगा आप। तो इसमें क्या है आप समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसी सेल होती हैं, एक ऐसी सेल होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी देने पर एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हो गया। अब दूसरी सेल कौन सी आएंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। इनका नाम है डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या होता है, नंबर 2 कौन सी सेल बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी एनोड कैथोड पर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। इस सेल में क्या होता है देखना बच्चों, इस सेल में एनोड की रॉड और ये कैथोड की रॉड दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में डिप रहती है और इसमें एक वायर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और दोनों बीकर हैं, ये हमारे 2 बीकर हैं और दोनों बीकर को हम जो जोड़ देंगे इसको कनेक्ट करेंगे साल्ट ब्रिज से। ये एक साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज में एक ब्रिज का मतलब सेतु जो दोनों को जोड़ दे। अब दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करने वाला ये यू आकार का, ये यू टाइप का जो नली लगी हुई है, तो ये जो नली है ये ट्यूब है, इसे हम कहते हैं यू ट्यूब। यानी इसका मतलब ये साल्ट ब्रिज का नाम है, इसके अंदर साल्ट होता है, जेल मतलब किस फॉर्म में होता है, जेल के फॉर्म में एकदम। तो यहाँ पर साल्ट भरा हुआ है, ठीक है। और याद रखना साल्ट ब्रिज में जो साल्ट लेते हैं ऐसा साल्ट लेते हैं जिसमें कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन जैसे KCl है, KCl पड़ा हुआ है तो K+ में कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय बताओ। इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 में से 1 चला गया, 18 बचे, 17 और 1 कितना हो गया, 18 हो गया। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों का इस तरीके से लेते हैं जिनका मास सेम हो, लगभग मतलब ऐसा लेंगे कि दोनों की स्पीड सेम हो। अगर इधर प्लस दे रहा हो या माइनस दे रहा हो, दोनों तरफ प्लस माइनस देने की स्पीड सेम हो। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक टाइप का है, लगभग इनका कन्फिग्रेशन सेम है 288 तो इनकी आयनिक मोबिलिटी भी लगभग सेम होगी, इसलिए जरूरत पड़ने पर प्लस माइनस एक साथ जाएंगे और दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब यहाँ पर साल्ट ब्रिज में जो साल्ट पड़ा हुआ उसका काम क्या है, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द बोथ सोल्यूशन। अब तुम कहोगे बोथ सोल्यूशन, इसमें क्या पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, चलिए हमने माना ये हमारा रिएक्टिव मेटल लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जो भी मेटल की रॉड पड़ी रहेगी वो मेटल की रॉड रिएक्टिव मेटल की पड़ी रहेगी और इसमें कम रिएक्टिव मेटल की रॉड पड़ी रहेगी। और एक बात याद रखना, जो मेटल तुम डालोगे इसमें ध्यान से देखिए, जो मेटल की रॉड डालोगे तो उसी मेटल का साल्ट होना चाहिए। चलिए जिंक सल्फेट, कॉपर डाला है तो कॉपर सल्फेट डाल दिया, उसी मेटल का साल्ट का इक्वल सोल्यूशन होना चाहिए। ओके, अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ पर कोई मेटल है उसके साल्ट के सोल्यूशन में डूबी रहती है तो इस रॉड पर 2 अपोजिट आयंस पैदा हो जाएंगे, यानी 2 अपोजिट चार्ज पैदा हो जाएंगे। जहाँ 2 विपरीत आवेश पैदा होते हैं, 2 अपोजिट चार्ज पैदा होते हैं, वहाँ पर पोटेंशियल पैदा हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि दिस इज ए ओनली इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हम जोड़ देते हैं यूट्यूब से और वायर से
तो ये एक सेल बन जाती है, और सेल का मतलब जहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों। अगर हम हाफ सेल की बात कहें, हाफ सेल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड, ओनली वन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल। हाफ सेल मिला दो पूरी सेल बन जाती। तो जब 2 इलेक्ट्रोड होंगे तभी हमारी पूरी सेल का निर्माण होगा। अब यहाँ पर मैं जब रिएक्टिव मेटल कहाँ रखेंगे, अरेंज करेंगे लेफ्ट में, और राइट में किसको रखेंगे, कम रिएक्टिव मेटल्स को रखेंगे। ये जो भी एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेफ्ट में, और जो कम रिएक्टिव है वो राइट में। लेफ्ट में जो कौन रहता है, लेफ्ट में रहेगा वो एनोड का काम करेगा, और जो राइट में रहेगा वो कैथोड का काम करेगा। अब तुम कहोगे यहाँ एनोड माइनस की होती है और यहाँ कैथोड प्लस का होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो पहले पढ़ाई थी उसमें एनोड प्लस था, इसमें एनोड को इंडिकेट करते माइनस से। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि एनोड पर होता क्या है बच्चों, एट एनोड, एनोड पर हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होता है, ये कभी नहीं बदल सकता है। जिंक रिएक्टिव मेटल है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन पूरे आपके इस रॉड पर आ जाएंगे, तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑस्मोटिक मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्टेड हो जाएंगे, तो पूरी रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो अपने आप फ्लो किधर जाएगा, आपको पता होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ चलता है, इसे डिफ्यूजन भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ जब प्रेशर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का तो पूरी रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो करेंगे, क्योंकि ये वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे में नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए पूरी रॉड पर माइनस आने से इस एनोड को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एनोड पर क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए। ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, बोलो। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर आएगा। अब आपने पढ़ा होगा प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, बोलो। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, तो सभी यात्री कहाँ जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव कौन है यहाँ पर, जल्दी बताइए, कॉपर +2, यहाँ पर कौन पॉजिटिव था, Zn+2 और सल्फेट -2, बोलो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो कॉपर +2 यहाँ किनारे बैठ जाएंगे और फिर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये रॉड पतली हो जाएगी, ये रॉड मोटी हो जाएगी। ये रॉड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द रॉड ऑफ द जिंक विल बी थिन मतलब पतली हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी रिएक्शन के दौरान, ये रॉड मोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो गया, सॉल्यूशन का कॉपर +2 आयन इसके रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, बोलिए, तो इसलिए यहाँ पर ये मोटी हो जाएगी। तो कैथोड पर यहाँ पर प्लस क्यों बोला, इस रॉड पे प्लस पहले से बैठ गया आके, ठीक है, कैथोड हो गया। रिडक्शन क्यों बोलेंगे, देखिए भाई, ये हो गया एनोड, ये क्या है कैथोड। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल जाएंगे, रिडक्शन हो गया, बोलो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो गया, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान नहीं दिया, यू, फिर ये यू आकार की जो नली है, यानी ये साल्ट ब्रिज है, व्हाट इज द रोल ऑफ द साल्ट ब्रिज। यहाँ पर यहाँ देखिए, जिंक यहाँ डुबकी लगाने आए तो इलेक्ट्रॉन यही त्याग दिए इन्होंने, Zn+2 ग्रुप में आ गए, तो Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब सॉल्यूशन में Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो साल्ट ब्रिज इसमें से क्या निकालेगा, अपने आप सेंसर टाइप के होते हैं, वो अपने आप समझेंगे Zn+2 ज्यादा है तो इसमें से माइनस भेजेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा सॉल्यूशन। सेम यही यहाँ पर जब कॉपर +2 की संख्या कम हो जाएगी या डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये अपने में से पॉजिटिव आयंस देगा और सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज बना देगा। क्यों, मान लीजिए कॉपर +2 सल्फेट दोनों बराबर मात्रा में है, लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव चीज यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी तो निगेटिव आयंस यहाँ से पॉजिटिव आयन देगा तो निगेटिव को बैलेंस करेगा, उदासीन करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो साल्ट ब्रिज यहाँ पर देगा निगेटिव आयंस और यहाँ साल्ट ब्रिज देगा पॉजिटिव आयंस देगा, जिससे दोनों सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। जब न्यूट्रलिटी बनी रहेगी तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो जाएगा तो उसके विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और जब करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो बच्चों हम उस करंट को मीजर कर लेंगे, वो करंट कितना है, उसी करंट को जब मीजर कर लेंगे, उस पोटेंशियल को मीजर कर लेंगे। उस करंट आया, करंट को पोटेंशियल में कैसे बदलोगे, B = IR, आपने पढ़ा होगा।
तो V है वोल्टेज यानी पोटेंशियल वोल्ट में होता है, I पता चला कितने करंट आमीटर द्वारा कितना करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस पता ही है, तो IR का मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल निकलेगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा इस सेल का पोटेंशियल। ये सेल हो गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया यहाँ पे आया, तो पूरी सेल का पोटेंशियल को कहते हैं ई सेल। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, द पोटेंशियल ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड ई सेल, इसी को हम कहते हैं EMF। EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ में आ गया। ये पोटेंशियल हमने इस सेल का पता कर लिया। अब आप कहेंगे क्या सर इस सेल में हम बिना पोटेंशियल दिए हुए बिना अपने आप रिएक्शन हो जाएगी? अरे भाई अपने आप तो कुछ नहीं होता है। लकड़ी हमें पता है कि फ्यूल जो है ये आग देगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा तो स्पार्किंग करनी पड़ेगी। ऐसे इस सेल में रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, पहले बाहर से जो पोटेंशियल देंगे एक्सटर्नल पोटेंशियल थोड़ा सा रखेंगे, वो कौन सा 1.1 वोल्टेज से कम वोल्टेज का एक्सटर्नल पोटेंशियल पहले लगाएंगे, यानी बाहर पोटेंशियल जो बाहर से पोटेंशियल डालेंगे वो 1.1 वोल्ट से कम होना चाहिए। याद रखना 1 वोल्ट से लेस देन 1 वोल्ट। जब उतना डालेंगे तब करंट, तब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और करंट इधर से इधर आएगा। कब? जब रिएक्टिव मेटल इधर हो और कम रिएक्टिव इधर हो। और यदि आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल बाहर वाला पोटेंशियल आपने अगर 1.1 से ज़्यादा डाल दिया तो देखिए बच्चों क्या होगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है तो याद रखो तब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे और करंट इधर से इधर आएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर है तब ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा ना इधर से निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक का फ्लो नहीं होगा तो करंट कहाँ से पैदा होगा? तो याद रखो एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट है करेक्ट, तो देयर इज नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया? नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो याद रखना जो अभी हम बता रहे हैं रिएक्टिव मेटल इधर कम रिएक्टिव इधर, तब हमें स्टार्ट करने से पहले बाहर से सर्किट के द्वारा बाहर से जो पोटेंशियल डालोगे वो पोटेंशियल सेल का जिसे एक्सटर्नल पोटेंशियल कहते हैं, इट शुड बी लेस देन 1.1 वोल्ट। तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट आएगा। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो हम किस तरीके से करेंगे बताओ बच्चों? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा। क्लियर हो गया? तो ये 3 शर्तें याद रखना है कि ई सेल जो निकला है ये तभी निकालेंगे जब हम पहले एक्सटर्नल करंट फ्लो करेंगे। वो एक्सटर्नल करंट कितना डालेंगे या एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना डालेंगे? लेस देन 1.1 वोल्ट। तो तुमने देखा ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये यू आकार की नली को साल्ट ब्रिज कहते हैं। रिएक्टिव मेटल किधर लगाएंगे? एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ कम रिएक्टिव मेटल लगाएंगे। तो नेट रिएक्शन इसमें कौन सी हुई आपको दिख रहा है नीचे? तो आप कहेंगे सर पहले जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ और फिर कॉपर +2 सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पर रिडक्शन हो गया। तो नेट रिएक्शन क्या हुई? दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन से क्या हुआ? सेल का पोटेंशियल पता चल गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एनोड और कैथोड पर इंडिविजुअल रिएक्शन होगी और दोनों को मिला देंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2-3 तरीके की होती हैं, खासकर 2 तरीके की, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। और एक होती कॉमर्शियल सेल जिसे हम फ्यूल सेल कहते हैं, जिनका लार्ज स्केल पे बड़े कामों में मतलब यूज़ किया जाता है। तो अब इसके आगे हम बताएंगे, आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में। हाँ बच्चों, जो हमने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो ये सेल देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल है। तो बेटा इधर देखिए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आएंगी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एनोड और कैथोड पर बाई केमिकल रिएक्शन। तो प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे टॉर्च के अंदर जो सेल होती हैं या आपने देखा होगा रिमोट के अंदर जो सेल होती है, इनका यूज़ करने के बाद एक समय के बाद में ये डेड हो जाती है, इन्हें फेंक देते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं।
तो डेफिनेट लाइफ होता है इनका, बिकम डेड ओवर ए टाइम, कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। तो दैट इज ए प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल क्या है आपको पता है, सभी ड्राई सेल या मरकरी सेल हमारी कैसी होती हैं, ये प्राइमरी सेल्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा ड्राई सेल, जो टॉर्च के अंदर सेल डाली जाती है उसे ड्राई सेल कहते हैं। और जो लोग आपने देखा होगा छोटी बटन सेल आती है, जो बटन सेल आती है घड़ी वगैरह में, वॉचेस वगैरह में डालते हैं, वो होती है मरकरी सेल। और जो टॉर्च वगैरह में डालते हैं वो होती है प्राइमरी सेल। तो इनका यूज बार बार नहीं कर सकते, एक बार करने के बाद फेंक देते हैं, क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन में जो मटेरियल होता है एनोड का वो कंज्यूम हो जाता है। इसी तरीके से सेकेंडरी सेल है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर के रूप में, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं उसको हम, चाहे वो बल्ब जलाने में यूज़ कर रहे हैं या कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू देम। देखिए इधर बैटरा घर में रखा है, वो कैसा है, प्राइमरी सेल का सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है जो बैटरा घर में रखा है। तो जो बैटरा घर में रखा है वो सेकेंडरी सेल है। तो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल कौन है, कोई पूछे आपसे, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेल। हम आपको इनका ड्राई सेल का, मरकरी सेल का और लेड स्टोरेज बैटरी का, निकल कैडमियम सेल का पूरा आपको हम जो है डायग्राम बना करके उसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन है, ये सब कुछ बताएंगे कि इनकी कितनी क्षमता है, कितने वोल्ट पैदा कर सकते हैं, ये सब बातें हम आपको बताएंगे इंडिविजुअल करके। समझ में आ गया। तो अभी क्या है, ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर क्या है, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, नहीं रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, घर में जो बैटरा होता है जिससे हम डीसी करंट पैदा करते हैं बैटरा, तो आपने देखा होगा लाइट चली जाती है, इन्वर्टर चार्ज होता है तो वो बैटरा का इस्तेमाल होता है। बैटरा को हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, वो सेकेंडरी सेल है। फ्यूल सेल क्या होती है, फ्यूल सेल का इस्तेमाल हम लार्ज स्केल पर बड़े कामों में करते हैं, जैसे सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे। ऐसा नहीं अंदर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी पैदा हो रही है, इसमें थोड़ी फास्ट होती है प्रोसेस। और इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल, वो गैस के रूप में होते हैं। जैसे आप एक चीज़ बताइए, रॉकेट फ्यूल ऊपर जाएगा आसमान में तो हल्की फ्यूल ऐसा ले जाएगा जो हल्का हो, बोलिए, तो वो फ्यूल सेल वहाँ पर लगी होती हैं, वहाँ पर सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आएगी और एनोड और कैथोड पर रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी एनोड कैथोड पर, और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इन सब का इस्तेमाल फिर हम लार्ज स्केल पे करते हैं। तो बच्चों प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल, ये आपकी 3 सेल हैं बच्चों। इनको हम आपको फर्दर डिफाइन करेंगे इसको डिटेल में, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी प्राइमरी सेल पर बेस्ड होगी, फिर उसके आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी सेकेंडरी सेल पर बेस्ड होगी। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे पार्ट में, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम एग्जाम्पल लें प्राइमरी सेल के और सेकेंडरी सेल के, और आपको समझ में पूरा क्लियर आए। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक इतना था कि हम आपको सेल के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। तो बच्चों 2 प्रकार की सेल थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और ये फ्यूल सेल है। तो बच्चों आगे हम और भी वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।